वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज WRD एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉन्ग का लेक्चर नंबर 3 आपको मिलने वाला है। तो आज हम लोग सॉन्ग का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है इलास्टिक कांस्टेंट और उसके कुछ रिलेशनशिप्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, उसके वैल्यूज़, उसके रिलेशनशिप्स और अलग अलग प्रकार के बार के लिए, अलग अलग प्रकार के रॉड के लिए डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या रहता, वो सब आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज रहती है वो कमेंट करो। ठीक है, तो इलास्टिक कांस्टेंट आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले के दो लेक्चर में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा पोर्शन कवर किया था। जो जो पोर्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता वो सारा अपन ने कवर किया था। तो जिन लोगों ने दो लेक्चर पहले मिस कर दिए होंगे वो आई बटन पर क्लिक करके वो दो लेक्चर देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो तीन तरीके के रहते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो तीन प्रकार के रहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। एक रहता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका सिंबल रहता है कैपिटल ई। दूसरा रहता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या इसको कभी कभी कुछ लोग शेयर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मतलब शेयर मॉड्यूलस भी शब्द आया तो उसका मीनिंग वही है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसका सिंबल रहता है जी। और एक तीसरा रहता है बल्क मॉड्यूलस, तीसरा एक रहता है बल्क मॉड्यूलस, उसका सिंबल रहता है के। तो अब ये तीनों भी इलास्टिक कांस्टेंट के डेफिनेशन क्या रहते हैं, तीनों के फॉर्मूले क्या रहते हैं वो देखेंगे। कैपिटल ई का फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हुक्स लॉ के जब पढ़ा अपन ने तब निकाला हुआ था फॉर्मूला। कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक सादा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसका फॉर्मूला रहता शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला रहता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का सिंबल हम लोग लिखते टाउ और शियर स्ट्रेन को हम लोग लिखते फाई। एक सादा स्ट्रेन मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मींस चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको अपन स्ट्रेन बोलते हैं। तो हम शियर स्ट्रेन किसको बोलेंगे, शियर स्ट्रेन में भी क्या होगा, डायमेंशन चेंज होंगे, लेकिन डायमेंशन चेंज कैसे होंगे, डायमेंशन चेंज होंगे एंगुलरली। जैसे कि अगर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया, इसको बोलूंगा मैं शियर फोर्स, क्योंकि जो फोर्स बॉडी पे टेंजेंशियली एक्ट होता उसको बोलते हैं अपन शियर फोर्स। तो ये टेंजेंशियली एक्ट हो रहा, इसको बोलेंगे शियर फोर्स। ये शियर फोर्स क्या कर रहा, बॉडी को ऐसा पुश कर रहा। तो ये फोर्स लगाने के बाद में अगर ये बॉडी पहले इस पोजीशन में थी, अब आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये बॉडी का पोजीशन ऐसा हो गया समझो। मतलब पहले अगर बॉडी ए बी सी डी था तो अब बॉडी हो गया ए डैश बी डैश सी और डी। मतलब बॉडी पहले ऐसा था, फोर्स लगाने के बाद में बॉडी थोड़ा टिल्ट हो गया। तो बॉडी टिल्ट होते क्या हो गया, बॉडी में कुछ एंगल फॉर्म हो गया। ये देखो एंगल दिख रहा है तुम्हारे को। तो जब ऐसा फोर्स लगाने के बाद में बॉडी एंगुलर डिफॉर्म होता, एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस प्रकार की स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। आप लोग लिख के रखोगे, तो भी आपके रजिस्टर पे लिख के रखो आप लोग, एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन। तो अगर बॉडी एंगुलरली डिफॉर्म होता तब जो स्ट्रेन मिलता उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा डेफिनेशन, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या रहता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब वही अपना सादा स्ट्रेस सिग्मा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन वी। स्ट्रेन का सिंबल बताया था मैंने लेक्चर नंबर 1 में, एप्सिलॉन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन वी, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा वी अपॉन वी। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर सिंपल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता, शियर स्ट्रेन मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी होता, वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट रहते हैं, जिसमें ये पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ वैल्यूज रहते जो हर मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड रहते, तो वो वैल्यूज पूछते एग्जाम में। मतलब स्टील के लिए, कंक्रीट के लिए, कॉपर के लिए, ब्रास के लिए, एल्यूमिनियम के लिए ये वैल्यू ऑफ कैपिटल ई क्या रहता है, तो ये पूछते हैं एग्जाम में। तो इसके कुछ वैल्यू देखे रहता आप लोगों में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर रखना है वैल्यूज। ऐसा स्टील के लिए सबको पता होगा, स्टील के लिए वैल्यू रहता है 210 जीपीए। जीपीए मतलब गीगा पास्कल, इसको कन्वर्ट कैसे करना है ये आप जानते हो, इतना बेसिक तो आप लोगों को पता होगा। अगर एक मटेरियल है कंक्रीट, तो कंक्रीट का वैल्यू ऑफ ई रहता है 100 जीपीए, 100 गीगा पास्कल। अगर एक मटेरियल है कॉपर, तो कॉपर का वैल्यू ऑफ ई रहता है 120 जीपीए, 120 गीगा पास्कल। अगर एक मटेरियल है ब्रास, तो ब्रास का वैल्यू रहता है 100, कॉपर और ब्रास का सेम रहता है। अगर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक मटेरियल है, उसका वैल्यू रहता है 70 जीपीए। ये सारे मेटल्स हैं, इसके अंदर ये सिर्फ मटेरियल है, बाकी सारे मेटल्स ही है ये। अगर कोई है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का वैल्यू ऑफ ई रहता 80 जीपीए। और सबसे ज्यादा अगर कोई मटेरियल का वैल्यू है कैपिटल ई का, तो वो है डायमंड, जिसका वैल्यू है 1200 जीपीए। मतलब क्वेश्चन पूछा तो इसका वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। इसका वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से मटेरियल का रहता, तो डायमंड का रहता। कितना रहता, तो 1200 जीपीए रहता। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसका क्यों हो जाता है, क्योंकि सबसे मुश्किल किसको तोड़ना है, डायमंड को तोड़ना है। जिसका वैल्यू ऑफ ई ज्यादा रहता उस मटेरियल को तोड़ना मुश्किल ज्यादा, जिसका वैल्यू ऑफ ई कम रहता उस मटेरियल को तोड़ना सिंपल ज्यादा। जैसे टिम्बर, अगर टिम्बर लिया अपन लकड़ा, लाकुड़, टिम्बर का वैल्यू ऑफ ई सबसे कम है, टिम्बर का वैल्यू ऑफ ई है सिर्फ 10 जीपीए। तो ये जो है ये क्या है, एकदम लीस्ट है। तो अब सबसे लोएस्ट, लीस्ट जाती है इसको बोलो लोएस्ट, सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस मटेरियल का है, तो ऑप्शन है टिम्बर। कितना है, 10 जीपीए। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है, डायमंड। कितना है, 1200 जीपीए। बाकी हर मटेरियल का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन नॉर्मली कोई भी जेई लेवल के एग्जाम में आ सकता, ठीक है, आ सकता बोल रहा मैं, लेकिन आए में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू लिख के रखो। इसके अंदर और भी 2 पॉइंट आपको लिख के रखने का है कि डायमंड हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल ई एंड टिम्बर हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल ई, ठीक है। अब अपन दो तरह के स्ट्रेन की तरफ जाएंगे। G और K के वैल्यू स्टैंडर्ड रहते नहीं इतने, उसका कोई भी मटेरियल का वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर E का पता है तो G और K ऑटोमेटिक निकल जाता है, इसलिए G और K के वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है और उसकी कभी पूछते भी नहीं। अब अपन दो टाइप के स्ट्रेन देखेंगे, एक देखेंगे अपन लैटरल स्ट्रेन और एक देखेंगे अपन लीनियर स्ट्रेन। तो पहले बताऊंगा लीनियर, क्योंकि उसके ऊपर लैटरल डिपेंड है। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन फॉर्म होता उस स्ट्रेन को बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। क्या लिखना है आपको, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। लिख लिया, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। इसको आप सिंबल एप्सिलॉन दे सकते। मतलब अगर इस तरह की बॉडी है और इस तरह की बॉडी में ये एक 3D फिगर है, इसके 3 एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। अगर मैंने x डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो x डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रेन फॉर्म होने को ना, लीनियर फॉर्म होने को ना। अगर अपन ने y डायरेक्शन में फोर्स लगाया, x और z पे नहीं लगाया, तो y डायरेक्शन में कौन सा फॉर्म होने को ना, लीनियर फॉर्म होने को ना। अगर मैंने z डायरेक्शन में फोर्स लगाया, x और y में नहीं लगाया, तो z में कौन सा फॉर्म होने को ना, लीनियर। और इस लीनियर को ही दूसरा और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अपन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन को अपन दूसरे भाषा में लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेन हमेशा अलोंग दी लेंथ ही फॉर्म होता है। अगर इस बॉडी को 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, तो लीनियर स्ट्रेन जो रहता वो हमेशा अलोंग दी लेंथ फॉर्म होता, क्योंकि लीनियर मतलब क्या, लेंथ। लीनियर का या लॉन्जिट्यूडिनल का दूसरा मीनिंग क्या होता है, अलोंग दी लेंथ। तो अलोंग दी लेंथ जो स्ट्रेन हमेशा हम लोगों को मिलता, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोगों को हमें जो स्ट्रेन जो मिलता उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपली डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलेगा उसको बोलना लीनियर स्ट्रेन। अब उस डायरेक्शन में लीनियर आ गया
अब जो दो डायरेक्शन बचे उसमें कौन सा आएगा, लेटरल आएगा। मतलब अगर मैंने फोर्स x में लगाया तो x में कौन सा आएगा, लीनियर आएगा। तो y और z में कौन सा आएगा, लेटरल आएगा। अगर अपन ने फोर्स y में लगाया तो y में आ गया लीनियर, x z में कौन सा आएगा, लेटरल। अगर फोर्स z में लगाया तो z में आ गया लीनियर, x और y में कौन सा आ गया, लेटरल। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब वही कि जिस डायरेक्शन में लीनियर है उसके बाकी जो दो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें हमेशा कौन सा स्ट्रेन फॉर्म होता, लेटरल स्ट्रेन ही फॉर्म होता। और बॉडी के लेटरल डायमेंशन मतलब क्या, बॉडी का क्रॉस सेक्शन। जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन रहता उसी को बोलते हैं हम बॉडी के लेटरल डायमेंशन। मतलब अगर ये एक रजिस्टर है, ऐसा एक रजिस्टर है तो ये रजिस्टर में ये हो गया लीनियर डायमेंशन, तो ये दो क्या हो गए, ये और ये, मतलब एक विड्थ और एक थिकनेस क्या हो गया, लेटरल डायमेंशन हो गया, बराबर। इसीलिए लेटरल अगर लेंथ अलोंग दी लेंथ लीनियर आ रहा मतलब अलोंग दी विड्थ और अलोंग दी थिकनेस क्या आएगा, लेटरल आएगा। मतलब लेटरल स्ट्रेन के फॉर्मूले क्या रह सकते, डेल्टा बी बाई बी रह सकता या फिर डेल्टा टी बाई टी रह सकता। अगर अपन रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं तो अगर इस तरह का सर्कुलर रॉड है तो इसमें कौन सा आ गया, लीनियर आ गया अलोंग द लेंथ। अब सर्कुलर बार में लेटरल डायमेंशन कौन सा बचा, डायमीटर। यहाँ पे तो ना विड्थ और थिकनेस मिलने वाला है, यहाँ जो लेटरल डायमेंशन है वो कौन सा है, डायमीटर है। मतलब इसके अंदर अगर अपने को फॉर्मूला लगाना है सर्कुलर रॉड में तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा डी अपॉन टी रहेगा। मतलब ये दो फॉर्मूले रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रॉड के लिए और ये एक फॉर्मूला सर्कुलर रॉड के लिए, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का कांसेप्ट समझ गया। ऐसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते मतलब अलोंग द लेंथ हमेशा कौन सा फॉर्म होता है, लीनियर। और जो डायरेक्शन बचे हुए हैं मतलब विड्थ और थिकनेस उसमें कौन सा फॉर्म होता है, हमेशा लेटरल। अब देखो जैसे जैसे लीनियर स्ट्रेन बढ़ेगा ना वैसे वैसे लेटरल स्ट्रेन कम होते जाएगा। मतलब अगर ये रॉड है और इसमें ऐसा फोर्स लगा रहे तो ऐसा पुल फोर्स लगाए तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी। अगर ये फ्लेक्सिबल रॉड है, मेटल है, तो मेटल में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर मेटल में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तो हर मेटल थोड़ा बहुत इलांग हो सकता। तो ये अगर मेटल का रॉड है और इसमें ऐसा फोर्स लगाते तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेंगे ना तो डायमीटर क्या होगा, कम कम होता जाएगा। मतलब क्या हो रहा, लेंथ बढ़ रही मतलब क्या हो रहा, लीनियर डायमेंशन बढ़ रहा, और डायमीटर कम हो रही मतलब क्या हो रहा, लेटरल डायमेंशन कम हो रहा। मतलब यहाँ पे एक नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती कि लीनियर स्ट्रेन इंक्रीजेस एज लीनियर स्ट्रेन इंक्रीजेस linear strain increase comma lateral strain will be decrease। जैसे जैसे लीनियर स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे लेटरल स्ट्रेन क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। क्योंकि अगर पुल फोर्स लगाओगे तो लीनियर बढ़ेगा, लेटरल कम होगा। इसी को अगर ऐसा पुश फोर्स लगाया, दबाया इसको ऐसा, तो क्या होगा, डायमीटर लेंथ कम होगी। जैसे जैसे ये लेंथ कम होगी ना वैसे वैसे ये डायमीटर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब ये वाइस वर्सा भी होता, मतलब ये वाइस वर्सा भी होता। मतलब वाइस वर्सा मतलब कैसा, अगर लीनियर कम हो रहा तो लेटरल बढ़ेगा, लीनियर बढ़ रहा तो लेटरल कम होता। ये नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता। लीनियर से अगर बढ़ता है तो लेटरल से में क्या फर्क दिखता, लीनियर से अगर कम होता है तो लेटरल से में क्या फर्क दिखता, ये आप लोगों को पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों भी आप कंसेप्ट ध्यान में रखो, ये नोट इंपॉर्टेंट रखो और ये तो सब फॉर्मूला लिखो, डायग्राम वगैरह निकाल लो, ठीक है। लीनियर को दूसरे भाषा में लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म के ऊपर जाएंगे अपन, जिसका नाम है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो इसका अपन सिंबल देते हैं म्यू। पॉइजन रेशो को अपन सिंबल देते हैं म्यू। इसका फॉर्मूला क्या था, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का रेशो मतलब उसको बोलते हैं अपन पॉइजन रेशो। और यहाँ से अपने को लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको सिंबल स्टैंडर्ड है एप्सिलॉन, इसका कोई सिंबल नहीं है स्टैंडर्ड। तो लेटरल स्ट्रेन को आपको पूरा लेटरल स्ट्रेन ही लिखने का है। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू यहाँ से अपॉन म्यू इनटू एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। और म्यू के भी कुछ वैल्यूज रहती, वैल्यूज ऑफ म्यू, म्यू की भी कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड रहते अलग अलग मटेरियल के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ई की वैल्यूज और म्यू की वैल्यूज दोनों में से एक आधा क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। जैसे अब कंक्रीट, तो कंक्रीट के लिए म्यू रहता 0.1 to 0.2।
कंक्रीट के लिए म्यू की वैल्यूज रहती है 0.1 टू 0.2। स्टील के लिए वैल्यू रहती है 0.2 टू 0.27। ये रेंज है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है कोई, ये रेंज है कि ये रेंज के अंदर कहीं भी म्यू आ सकता है स्टील का। तुमको रेंज ही पूछने वाले हैं, स्टैंडर्ड ही पूछने वाले हैं। उसका मतलब जो कास्ट आयरन CI कास्ट आयरन उसका रहता है 0.2 टू 0.3। 0.2 से लेके 0.3 तक कास्ट आयरन का म्यू आ सकता। उसके बाद सपोज ग्लास, तो ग्लास का म्यू आता है 0.2 से लेके 0.27 तक। इसका 0.27 से 0.33 आता, सॉरी ई का। स्टील का 0.27 से 0.33 आता और ग्लास का 0.27 से 0.2 से 0.27 तक आ सकता स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ म्यू। उसके बाद में सपोज एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का म्यू आता है 0.33। एल्यूमिनियम का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि उसका हमेशा म्यू 0.33 या 0.333 या 0.334 ऐसे ही वैल्यू हमेशा आता है उसका। उसका भी सपोज ब्रास, तो ब्रास का वैल्यू होता है 0.34। ब्रास का जो म्यू रहता है वो हमेशा कितना आता है 0.348 के आसपास आता है, 0.342 आता है, 0.344 आता है। इस तरह से ब्रास का म्यू आप निकालोगे कोई भी प्रॉब्लम में, तो ब्रास का म्यू आपको इस तरह से मिल सकता है। उसके बाद में सपोज एक मटेरियल मैंने लिया जो गोल्ड का म्यू तुमको मिलेगा 0.44 के आसपास। गोल्ड का म्यू भी एक बहुत हाईएस्ट वैल्यू है क्योंकि गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा मेल्ट होता है। गोल्ड के अंदर पानी बहुत ज्यादा निकलता है, गोल्ड बहुत ज्यादा मेल्ट होता गर्म करने के बाद में, तो इसलिए उसका म्यू बढ़ जाता। और सबसे ज्यादा म्यू आता रबर का, सबसे ज्यादा म्यू आता रबर का। मतलब म्यू के लिए ऐसा बोला जाता, पॉइजन सिस्टम के ऐसा बोलते हैं कि जितना मटेरियल इलास्टिक रहेगा उतना ही उसका म्यू ज्यादा रहेगा। जो मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक रहता उसका म्यू हमेशा क्या रहता, मैक्सिमम रहता। मतलब म्यू का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा, म्यू का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा किसके लिए, म्यू का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा किसके लिए, फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। और रबर बोले तो क्या है, एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है। रबर को आप जितना स्ट्रेच करोगे उतना उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है। तो रबर एक परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, इसलिए उसका म्यू सबसे ज्यादा रहता। ये क्वेश्चन बनता कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। फिर कौन सा है, रबर, कितना है उसका वैल्यू 0.5। और एक और पॉइंट ध्यान में रखो, म्यू इज लोएस्ट फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। जो मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है उसका म्यू हमेशा क्या आता, लोएस्ट आता। और लोएस्ट बोल तो कितना आता, लोएस्ट में म्यू मिलता अपने को 0, जो आता कॉर्क का। कॉर्क इस मटेरियल का म्यू हमेशा कितना आता 0। कॉर्क बोल तो आपने देखा होगा कोई बॉटल के ऊपर का ओपनर था ना, ओपनर ढक्कन बॉटल के ऊपर का, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो कोई बॉटल के ऊपर की जो कैप रहती उसको हम कॉर्क बोलते हैं, जो उसको कोई डायमेंशन रहता नहीं, इसलिए उसमें कोई चेंजेस मिलने वाले नहीं। वो एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल रहता जिसका म्यू हमेशा क्या आता 0 आता। तो ये सारे म्यू के वैल्यूज याद रखो, लर्न कर लो इस चीज को, क्योंकि ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में, वैल्यूज ऑफ ई और वैल्यूज ऑफ म्यू। सब मटेरियल बता दिया मैंने, इस मटेरियल के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ ये दो पॉइंट ध्यान में रखना, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है तो म्यू इज इक्वल टू हाईएस्ट, और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल तो म्यू इज इक्वल टू लोएस्ट। हाईएस्ट में हाईएस्ट कितना रह सकता 0.5 और लोएस्ट में लोएस्ट कितना रह सकता 0, बस। ठीक है, अब देखेंगे अपन रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट जो अपन देखे ई, जी और के, उन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में कुछ रिलेशन रहते हैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में 100% पूछने वाले हैं। तो कल के लेक्चर में उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स अपन स्टडी करेंगे। तो अभी देखेंगे उसके रिलेशन क्या रहते हैं। पहला रिलेशन देखेंगे ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू। ई इज इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू, ये रिलेशन ई और जी के बीच में का है। दूसरा रिलेशन E इज इक्वल टू 3k1 माइनस ट्वाइस म्यू, ये रिलेशन E और K का है। तीसरा रिलेशन E, G और K का है। E इज इक्वल टू 9kg अपॉन G प्लस 3k, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन G प्लस 3k। ये तीन रिलेशन तो बहुत से लोगों ने पढ़े होंगे। चौथा रिलेशन ये बताता जो म्यू E, G, K का है, म्यू K, G का है। फोर्थ रिलेशन जो है वो म्यू K और G के अंदर का है, इसमें E नहीं आता, तो वो है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चौथा रिलेशन, क्योंकि ये तीन बहुत से लोगों को पता रहते
तो ये नॉर्मली एग्जाम वाले जो उसके ऊपर पूछते नहीं, जो लोगों को पता नहीं उसके ऊपर ही पूछते क्वेश्चन को। मतलब वो म्यू दे देंगे और के दे देंगे या फिर जी दे देंगे, कोई भी एक टर्म निकालो, या फिर के दे दिया जी दे दिया म्यू निकालो। तो म्यू इज इक्वल टू 3k माइनस 2j अपॉन 6k प्लस 2j। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान में रखना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कोई भी जेईई लेवल के एग्जाम में आ सकता। तो 3k माइनस 2j अपॉन 6k प्लस 2j, ठीक है। तो ये हो गया कुछ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उसके बाद में आपको बताता कुछ अलग अलग प्रकार के बार के लिए डिफॉर्मेशन के फॉर्मूले क्या रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेपरिंग बार रहता है ऐसे एक प्रकार का, इस तरह एक बार है टेपरिंग बार, जिसमें डायमीटर क्या होता है धीरे धीरे कम होते रहता, जिसमें डायमीटर धीरे धीरे कम होता, उस तरह के बार को बोलते हैं अपन टेपरिंग बार। तो टेपरिंग बार के अंदर डेल्टा एल का फॉर्मूला, इसका अगर इलॉन्गेशन निकालना है, इसका अगर डेल्टा एल निकालना है तो क्या रहेगा। तो ये देखो, इसका हेडिंग देना है आपको, इलॉन्गेशन ड्यू टू टेपरिंग बार या फिर टेपरिंग रॉड। तो इसमें पहला देख रहे हैं अपन, नंबर 1 देख रहे हैं अपन, फॉर सर्कुलर बार या सर्कुलर रॉड। अगर वो सर्कुलर रॉड है या सर्कुलर बार है तो उसका इलॉन्गेशन कैसे निकालना। तो उसमें डेल्टा का फॉर्मूला रहता है 4pl अपॉन पाई इंटू ई इंटू d1 इंटू d2। दूसरा फॉर्मूला देखेंगे अपन फॉर रेक्टेंगुलर बार। अगर ये टेपरिंग बार रेक्टेंगुलर शेप में है, मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल है, इधर का शेप रेक्टेंगुलर है, ऐसा इधर भी रेक्टेंगुलर है इस तरह से, और उधर भी क्या है रेक्टेंगुलर है। तो अगर टेपरिंग बार रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका इलॉन्गेशन किस तरह से रहेगा। तो रेक्टेंगुलर शेप में जब बार आता है तो उसका डेल्टा निकालने के लिए फॉर्मूला आता P इंटू एल इंटू लॉग b2 अपॉन b1 T इंटू ई इंटू b2 माइनस b1, P इंटू एल इंटू लॉग b2 अपॉन b1 अपॉन T इंटू ई इंटू b2 माइनस b1। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको रेक्टेंगुलर बार के लिए। रेक्टेंगुलर बार का अगर आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, जो टेपरिंग है, उसमें फॉर्मूला यूज करना है PL इंटू लॉग b2 अपॉन b1 अपॉन T इंटू ई इंटू b2 माइनस b1। और अगर यही सर्कुलर आया, सॉरी सर्कुलर नहीं स्क्वायर आया, फॉर स्क्वायर बार, अगर टेपरिंग बार स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में रहा तो उसका डेल्टा निकालने के लिए PL अपॉन A इंटू B इंटू E, PL अपॉन A इंटू B इंटू E। A और B क्या रहेंगे, दो तरह के साइड्स हैं, इसका साइड कैपिटल A, सॉरी स्मॉल a, इसका साइड B। जैसे यहाँ साइड रहेगा B2 तो यहाँ रहेगा B1, सर्कुलर है तो यहाँ D1 D2, रेक्टेंगुलर है तो B2 B1 या B1 B2, और स्क्वायर है तो A और B रहेगा। मतलब जो दो सेक्शन है टेपरिंग रॉड के, उन दोनों सेक्शन के ये सिंबल्स है D1 D2 B2 B1 और A और B, ठीक है। तो टेपरिंग बार में तीन तरह के सेक्शन रह सकते हैं मैक्सिमम, तीनों तरह के सेक्शन के लिए फॉर्मूले अपन ने देख लिए। अब और दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार। कोई प्रिज्मेटिक बार का अगर इलॉन्गेशन पूछते हैं फॉर्मूला, प्रिज्मेटिक बार का इलॉन्गेशन कैसे निकालना उसका फॉर्मूला पूछते हैं, तो वहां फॉर्मूला है गामा एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई। प्रिज्मेटिक बार का इलॉन्गेशन कैसे निकालते हैं, गामा एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई। और अगर तुमको पूछा इलॉन्गेशन ऑफ कोनिकल बार, इलॉन्गेशन ऑफ कोनिकल बार, इसके दोनों एंड का शेप कैसा है, कोनिकल शेप है। अगर बार के दोनों एंड का शेप कोनिकल है, जो टेपरिंग भी हो सकता, तो कोनिकल बार का इलॉन्गेशन कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e। तो ये पांचों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफॉर्मेशन के। डिफॉर्मेशन ऑफ टेपरिंग बार, उसके अंदर तीन केस बताया मैंने, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। और डिफॉर्मेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार एंड कोनिकल बार, गामा एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने पढ़ा इलास्टिक कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ E, वैल्यूज ऑफ म्यू, लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, म्यू के कुछ रिलेशंस, और उसके बाद म्यू की वैल्यूज किसके लिए ज्यादा रहती है, किसके लिए कम रहती, E की वैल्यू किसके लिए ज्यादा रहती है, किसके लिए कम रहती। उसके बाद में रिलेशन देखिए इलास्टिक कांस्टेंट के 4 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कल न्यूमेरिकल्स देंगे अपन कल के लेक्चर में, या जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 4, उसमें अपन इसके न्यूमेरिकल्स कंडक्ट करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट के। और ये सारे फॉर्मूले जो इलॉन्गेशन के है टेपरिंग रॉड के और प्रिज्मेटिक बार के और कोनिकल बार के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करके रखो, ये रजिस्टर तैयार करो, उसमें सब कुछ नोट डाउन करके रखो ताकि आपको कहीं भी जाना ना पड़े। लेक्चर्स भी आपने फॉलो किए पूरे,
तो भी आपका सॉन्ग कम से कम जितने 100% अगर है तो 80% आपका प्रिपेयर हो जाता है। लेक्चर्स के थ्रू भी आपका 80% सॉन्ग पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप पूरे लेक्चर्स अटेंड करते हो तो, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो लेक्चर्स अपने, उसके लिंक शेयर करो और उनको कहो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।